नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। शुरुआत बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। 26 जनवरी को देश की राजधानी ने उपद्रवियों का तांडव देखा। सड़क से लेकर लाल किले तक मचे उत्पात ने सबको सन्न कर दिया। लेकिन अभी 26 जनवरी को हुए उत्पात को 72 घंटे भी नहीं बीते थे कि देश की राजधानी एक बार फिर धमाके से गूंज उठी। इस बार धमाका हुआ दिल्ली के हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में। इजरायली दूतावास के बाहर 8 साल बाद एक बार फिर ब्लास्ट किया गया, वो भी तब जब भारत और इजरायल के कूटनीतिक संबंधों को 29 साल पूरे हो रहे थे। इतनी बड़ी हिमाकत के पीछे कौन हो सकता है? दिल्ली को दहलाने की साजिश की परतें खोलती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। गाड़ियों के टूटे शीशे, सड़क पर बिखरी बारूदी गंध और ये मंजर तस्वीरें दिल्ली की जो एक बार फिर नापाक मंसूबों का निशाना बन गई। राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाके में धमाका हुआ जिसमें 3 गाड़ियों के शीशे चटक गए। ये आप मेन सड़क, मैं चाहूंगा कैमरामैन मनीष आपको पूरा दिखाएं। ये देखिए मेन रोड है, ठीक बराबर में आप ये देखिए फुटपाथ है। फुटपाथ के किनारे ये देखिए यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और ठीक इन्हीं के बीच में एक फ्लावर पोट रखा हुआ था। उस फ्लावर पोट के अंदर जो बंगला नंबर 5 आप देख रहे हैं, बंगला नंबर 5 इसी बिल्कुल मेरे दाएं तरफ, उसी बंगला नंबर 5 के सामने फुटपाथ पर झाड़ियों के बीच में वो फ्लावर पोट रखा होता है जिसके अंदर अचानक से धमाका होता है। वहाँ 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई थी, 3-4 गाड़ियों के शीशे टूटते हैं, धुआं निकलता हुआ साफ तौर पर दिखाई देता है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि बेहद लो इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान इसमें नहीं गई, कोई घायल नहीं हुआ। इजरायली दूतावास के पास ये ब्लास्ट शाम 5:05 पर हुआ। धमाके की खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड भी बुला ली गई। मौका मुआयना हुआ तो पता चला कि ये मामूली धमाका नहीं था। कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखी। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। धमाका भले ही छोटा था लेकिन मसला सीरियस है, बेहद सीरियस। पहली बात तो ये कि ये धमाका राजधानी के हाई प्रोफाइल इलाके में हुआ। दूसरी बात ये कि ब्लास्ट को इजरायली दूतावास के बाहर अंजाम दिया गया। तीसरी बात ये कि धमाके वाली जगह से इजरायली एम्बेसी की दूरी महज 150 मीटर है। और सबसे गंभीर बात ये कि जिस जगह ब्लास्ट हुआ वहां से करीब 2 किलोमीटर के फासले पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी हो रही थी, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर देश विदेश के वीवीआईपीज मौजूद थे। ठीक उसी वक्त हाई प्रोफाइल एरिया में धमाका करने की हिमाकत की गई। बेहद हाई सिक्योरिटी जोन है, तो ऐसे में पुलिस कतई कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। उसको लेकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में पूरे तरीके से, पूरे दमखम के साथ यहाँ जुट गई है। और देखिए दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं, स्पेशल सेल के अधिकारी हैं, वो इस वक्त सभी मौके पर मौजूद हैं। जो खुफिया एजेंसी है, जो IB विभाग है, उससे जुड़े कई अधिकारी मौके पर पहुंच चुके। फिलहाल फॉरेंसिक टीम आप देख सकते हैं जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है, जो घटना स्थल है, वहां से नमूने उठाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, मगर अब तक की जांच में जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सड़क किनारे मौजूद गाड़ियों में ID ब्लास्ट हुआ। पुलिस को चलती कार से ID फेंकने के सबूत मिले। धमाके के पीछे शरारती तत्व के होने का शक है। देश की राजधानी के बेहद हाई प्रोफाइल इलाके में हुए ब्लास्ट के बाद हड़कंप है। सुरक्षा एजेंसियां दिल्ली को दहलाने की साजिश करने वालों का सुराग तलाश रही है। CCTV फुटेज खंगाली जा रही है। पूरे मामले पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। दिल्ली पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जितने भी CCTV कैमरे इस पूरे इलाके में लगे हुए हैं उनको खंगाला जाए, जानने की कोशिश की जाए कि आखिरकार जिस वक्त ये धमाका हुआ उससे कुछ देर पहले कौन संदिग्ध या कितने लोग यहाँ से गुजरे हैं, और जल्द से जल्द आरोपियों की पकड़ धकड़ यहाँ पर शुरू की जा सके। तो फिलहाल स्पेशल सेल की टीम, जो खुफिया एजेंसियां हैं, वो इस वक्त मौके पर मौजूद है। मामले को लेकर हमारे और इजरायल के विदेश मंत्रियों के बीच बात भी हुई है।
इजराइल को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। इसके साथ ही इजराइल को धमाके के पीछे आतंकी हमले का शक है। धमाके के बाद से दिल्ली में हाई अलर्ट है। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। एयरपोर्ट समेत सभी अहम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए धमाके का असर मुंबई में भी दिखा। मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियों के साथ ही जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है। खास बात यह भी कि दिल्ली में यह ब्लास्ट ऐसे वक्त में किया गया जब भारत और इजराइल के डिप्लोमेटिक रिश्तों के 29 साल पूरे हुए थे। 29 जनवरी 1992 को भारत और इजराइल की कूटनीतिक रिश्तों की शुरुआत हुई थी। हालांकि मुंबई में इजरायली कॉन्सुलेट 1953 से ही काम कर रहा था। इस मौके पर इजरायली एम्बेसी ने भारत और इजराइल की दोस्ती को लेकर एक वीडियो भी जारी किया। जाहिर है ऐसे मौके पर दिल्ली में हुए धमाके से कई सवाल खड़े हो चुके हैं। मसलन हाई प्रोफाइल इलाके में धमाके के पीछे किसका हाथ है? इजरायली दूतावास के सामने धमाके का मकसद क्या था? इन सवालों का जवाब धमाके की साजिश की तह तक जाने के बाद ही हासिल होगा, जिसमें देश की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां जुट चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दिल्ली के हाई प्रोफाइल और हाई सिक्योरिटी जोन में हुए धमाके ने खुफिया एजेंसियों के माथे पर शिकन ला दी है, तो वहीं दिल्ली की सरहदों पर भी हालात कुछ कम नहीं हैं। गाजीपुर से लेकर टीकरी और सिंघू बॉर्डर तक आंदोलन के नाम पर सड़कों को बंधक बनाने वालों के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है। वहीं किसानों के नाम पर सियासत चमकाने का दौर भी चल पड़ा है। किसान नेता राकेश टिकैत के इमोशनल दांव ने आंदोलन को थोड़ी मजबूती दी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के विरोधियों को इस पूरे मामले में एक मौका दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी इस मौके को अपने फायदे के हिसाब से आगे लेकर चलना चाहते हैं। कैसे किसान का हमदर्द बनने के लिए आज दिन भर कंपटीशन चलता रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। पत्थर, खंजर और तलवार से वार। तस्वीर खौफनाक है, लेकिन साफ है कि ये किसान नहीं है, कतई नहीं, हो भी नहीं सकता। इसलिए देश की राजधानी की सरहदों पर फिर संग्राम हुआ, बेहिसाब हुआ, लाठियां चली, आंसू गैस के गोले दागे गए। ये सब क्यों हुआ, उसे इन 3 तस्वीरों से समझिए। दिल्ली के ये वो 3 बॉर्डर हैं जहां 2 महीने से ज्यादा वक्त से किसान के नाम पर आंदोलनकारी जमा है। 2 महीने से ये रास्ते पूरी तरह से बंद थे, लेकिन 26 जनवरी को आंदोलन के नाम पर देश के दामन पर जो दाग लगा, उसके बाद से इन तीनों बॉर्डर्स के करीब रहने वाले लोगों का सब्र जवाब दे चुका। स्थानीय लोग हर हाल में बॉर्डर खाली कराना चाहते हैं। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग फिर बॉर्डर खाली कराने के लिए निकले। 200-300 के करीब तादाद रही होगी। हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लोगों की भीड़ उस जगह की तरफ बढ़ चली जहां 2 महीने से टेंट वाला गांव बसा हुआ है, जिसके बाद झड़प हो गई। लाठी डंडे और पत्थर चलने लगे। पुलिस बीच बचाव को आई तो एक शख्स तलवार उठा लाया और एसएचओ पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में पुलिस अधिकारी के हाथ पर तलवार लग गई। इसके बाद हाथ से खून निकलने लगा। देखिए बुरी तरह से इनके हाथ से खून बह रहा है। ये अधिकारी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हिंसा मत करिए। सर आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं समझाने की, आप लोगों ने काफी कोशिश की है। देखिए उनके साथी उनको यहाँ से लेकर गए हैं, बुरी तरह से उनका हाथ जख्मी है, बुरी तरह से हाथ जख्मी है, लेकिन वे इस बात पर आतुर हैं कि वो लोगों को समझाना चाहते हैं। सर आपको काफी चोट लगी है, हम देख रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा को कैसे भी रोका जाए। क्या करना है? आप पहले इलाज कराओ, चोट लग रही है इतनी। आप लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैडम रुक जाओ पहले। अमीर देखिए पुलिस के लिए कितनी बड़ा चुनौती होती है। हमने इन अधिकारी की आंखों में आंसू देखे समीर, और देखिए उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी करके जो यहाँ पर उपद्रवी हैं दोनों तरफ से उनको समझाया जा सके।
एक पुलिस के बड़े अफसर के चेहरे पर इस तरह की उदासी, उसकी आंखों में आंसू, ये काफी है बताने के लिए कि वे कितनी मेहनत से, कितनी दिल से यहाँ पर काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके के हालात यहाँ पर खराब ना हो। एसएचओ साहब को इलाज के लिए ले जाया गया और फिर उसके बाद हमला करने वाले का भी इलाज किया गया। तलवार छीनी गई और लाठी भांजी गई, खूब मार पड़ी। जिसके बाद हिरासत में ले लिया गया। लेकिन सवाल बरकरार है, पुलिस पर जानलेवा हमला करने को किसने उकसाया? उपद्रवियों में इतनी हिम्मत कहां से आ रही है? कौन है जो कि अन्नदाता के नाम पर खून बहाने पर आमादा है? इन सवालों का जवाब गाजीपुर बॉर्डर से आई तस्वीरें काफी हद तक साफ कर देती हैं। रात भर बीता, हलचल और सस्पेंस का सेंटर रहा गाजीपुर बॉर्डर। सुबह से ही मोदी विरोधियों के लिए मोर्चा बन गया। नेताओं में किसानों का सबसे बड़ा पैरोकार बनने की होड़ लग गई। राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी धरना स्थल पर पहुंचे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन गाजीपुर आए, साथ में पानी का टैंकर भी लाए। थोड़ी देर में केजरीवाल जी के डिप्टी मनीष सिसोदिया भी राकेश टिकैत से मिलने पहुंच गए। हालचाल जाना, किसी तरह की कमी पेशी को फौरन पूरा करने का वादा भी किया। दोपहर तक कांग्रेस नेता अलका लांबा भी गाजीपुर पहुंच गई। यानी अन्नदाता के बहाने सियासत चमकाने का मौका कोई नहीं गंवाना चाहता है। सुन लीजिए। किसान जिन कानूनों का विरोध कर रहे हैं उन कानूनों को वापस ले लें। हिंसा जिन लोगों ने की उन लोगों के वीडियो भी पकड़ में आए हैं। वो लोग कौन हैं, वो भारतीय जनता पार्टियों से किस तरह का संबंध रखते हैं, वो किसके इशारे पे वहाँ पहुँचे, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, बात कुछ नहीं, लेकिन आंखों के इशारों में सब हो जाता है। जब मैं आया तो उन्होंने गले लगाया और सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर लड़ाई लड़ें। कल चौधरी अजीत सिंह जी ने इनसे बात की और नरेश जी से बात की और दोनों को यही एहसास दिलाया कि साथ थे और साथ रहेंगे। 4 दिन में दीप सिद्धू अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? क्या संबंध है उनके अमित शाह जी से? फोटोएं जग जाहिर है कि उस दीप सिद्धू की जो पहुंच है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक है। गिरफ्तारी नहीं हो रही, कौन रोक रहा है, क्यों रोक रहा है? लेकिन एक षड्यंत्र रचा गया रात भर में। वो षड्यंत्र जो है पासा पलट गया और गेंद जो कल तक उन्हें अपने पाले में लग रही थी आज इनके पाले में आ गई है। जिस जगह पर किसान 2 महीने से धरने पर बैठे थे, वही गाजीपुर अब नेतागिरी का अड्डा बनने लगा है। यूं लगता है मानो किसानों की रहनुमाई का कंपटीशन चल रहा हो और जब मौका हो तो योगेंद्र यादव भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। देश के किसान के जिस घर में मेरी आवाज जा रही है, मेरे किसान भाइयों बहनों, आज अपनी फैमिली के एक मेंबर को यहाँ भेजो। आज आंदोलन को जरूरत है। जो करनाल में है, पानीपत में है, सोनीपत में है, जो और नजदीक वाले हैं, उनको मैं कहूंगा आप इधर मत आओ, आप सिंगू बॉर्डर पे पहुंचो। क्योंकि अब ये सरकार अपनी नीचता पे उतर आई है। अब ये हिंदू सिख का खेल कराने वाली है। 26 जनवरी को जो हुआ वो देश ने ही नहीं दुनिया ने देखा। गणतंत्र के पर्व पर गणतंत्र के गौरव को जो जख्म मिला है उससे लाल किला अब भी गमगीन है। भीड़ को किसने भड़काया, उकसाया, अपने इशारों और इरादों पर नचाया, ये तो पुलिस पता लगा रही है, वो भी एक एक सबूत के साथ। लेकिन जो हुआ, जैसा हुआ, कैसे हुआ, ये हर हिंदुस्तानी ने देखा। लेकिन सियासत का तकाजा है, इसलिए अन्नदाता के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी तीर दागे जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने राकेश टिकैत से फोन पर बात कर समर्थन जताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा किसानों को देशद्रोही कहना सरासर गलत है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की। यानी किसान के नाम पर सियासी गुंजाइश हर मोदी विरोधी तलाश रहा है। अन्नदाता के नाम पर हर कोई अपना नफा नुकसान देख रहा है। राहुल गांधी को सुनिए। मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं। 1 इंच पीछे मत हटिए, 1 इंच पीछे मत हटिए। ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4, 5, 10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
हम सब आपके साथ हैं, 1 इंच पीछे मत हटिए, यह आपका भविष्य है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। राहुल गांधी ने किसानों को हर तरह के समर्थन की बात कही तो कानून को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। लिहाजा राहुल गांधी को जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। अपनी प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने अपने 15 साल के राजनीतिक अनुभव को जताते हुए ये ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी को जो दृश्य देश ने दिल्ली में देखा, वही हिंसा राहुल गांधी का मानना है। साफ है, किसानों का आंदोलन अब सियासत का अखाड़ा बनने लगा है। मुद्दतों बाद मोदी विरोधियों को मौका मिला है, इसलिए हर कोई पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन राकेश टिकैत को इससे गुरेज नहीं है। टिकैत तो ये तक दावा करते हैं कि उन्हें बीजेपी नेताओं का समर्थन भी हासिल है। और प्रियंका गांधी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी जिस तरह से समर्थन का ऐलान किया है, आज मैं समर्थन बीजेपी के लोग दे रहे हैं सर, यहाँ आ नहीं सकते। आज दिल्ली के 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब दिल्ली की सरहद पर किसानों ने डेरा डाला था, और तभी से किसान लगातार सियासी दलों को आंदोलन से दूर रहने की बात कहते रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, उसके बाद दिल्ली के बॉर्डरों के हालात ही नहीं बदले हैं, बल्कि किसान के नाम पर सियासत का खेल भी शुरू हो गया है। इसकी वजह भी जाननी जरूरी है। फरवरी मार्च 2022 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। इसमें देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है। उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा के चुनाव होंगे। नवंबर दिसंबर 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। इसलिए किसान के नाम पर हर पार्टी को अपनी सियासी जमीन को उर्वरा करने का मुफीद मौका नजर आने लगा है। यही वजह है कि गाजीपुर से लेकर सिंघू की सरहद तक नेताओं के दौरे हो रहे हैं। लेकिन देश का अन्नदाता समझदार है, इसलिए सब समझता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 11 दौर की बातचीत हुई, हिंसा हुई, हंगामा हुआ, लेकिन आंदोलन अभी भी जारी है। समाधान क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये आंदोलन कब तक चलता रहेगा इसका भी जवाब अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन अब किसानों के बाद बात करते हैं देश के जवानों की, जिन्होंने 3 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 आतंकवादी छिपे हुए थे। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा के त्राल में इन 3 आतंकवादियों की जैसे ही जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया और एनकाउंटर में तीनों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस साल अभी तक 10 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया है जम्मू कश्मीर में। इसी वजह से खेत में किसान और सरहद पर जवान देश की हिफाजत, विरासत और ताकत की नींव है। लाल बहादुर शास्त्री ने इसी वजह से नारा दिया था, जय जवान जय किसान। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर